राजस्थान के बाड़मेर में बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर के नतीजे से बस शोलापुश हो गई। इस हादसे में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं और राहत कार्य जारी है। कलेक्टर ने एक फर्द की हलाकत की तस्दीक की है। हलाकतों की तादाद में इजाफे का अंदेशा कलेक्टर ने जाहिर किया है। ये ट्रेलर और बस के अंदर एक्सीडेंट हुआ सुबह भी, जिसके अंदर घायल जो थे 20-25 व्यक्ति, घायलों को नाटा हॉस्पिटल मल्होत्रा भेज दिया। आग पे करीब काबू पा लिया। पूरी आग पे काबू पाने के बाद ही पता चल पाएगा अंदर। राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में 2 रोज कबल हुई आतिशबाजी और 10 बच्चों की मौत के मामले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आतिशबाजी के मामले में हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया को जिम्मेदार मानते हुए जहां वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगने की मुहिम तेज कर दी है, वहीं वजीर आला शिवराज सिंह ने आतिशबाजी हादसे के बाद वजीर के जरिए किए गए काम की सताश करते हुए उनका दिफा किया है। कांग्रेस ने हुकूमत के जरिए हादसे की जांच जिन लोगों से कराई जा रही है उनके दामन को दागदार बताते हुए आजादाना तौर पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने का मुतालबा किया है। जो शिक्षा मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, महीने में कम से कम 5 दिन हमीदिया हॉस्पिटल में जाते हैं, कमला नेहरू अस्पताल में जाते हैं। क्या करते हैं वहां पर, किस लिए वहां पर जाते हैं? अगर साल भर में जो है 50-60 बार हमीदिया हॉस्पिटल का कोई दौरा मंत्री करता है और उसके बाद अगर ये वहां पर हालत है तो ये जिम्मेवारी किसकी है? सरकार अभी बात क्यों नहीं कर रही है कि किस ठेकेदार के पास किसका चहेता है, जिसके पास फायर सेफ्टी का मेंटेनेंस का काम है, जिसके पास बिल्डिंग के मेंटेनेंस का काम है, वो कौन लोग हैं? उनके नाम सार्वजनिक करना चाहिए। सरकार ये बता रही है कि 36 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। कितने बच्चे अभी जो है परेशान हैं, पीड़ा में हैं, कितने बच्चों की डेथ, उनके आंकड़े क्यों छुपा रही सरकार? बात करें कितने बच्चे वार्ड में भर्ती थे। लोग बता रहे हैं, वहां डॉक्टर्स बता रहे हैं 50-55 बच्चे भर्ती थे। सरकार को सही आंकड़े देना चाहिए। बच्चों के भी आंकड़े छुपाओगे? एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, दूसरी कोई और ना घटे, इसकी चिंता हमें करनी है। कुछ व्यवस्थागत परिवर्तन और आवश्यकताएं हैं, तो लोगों की इलाज और सुरक्षा के लिए उसके प्रपोजल्स भी मेरे सामने लाए जाए, ताकि आगे फिर कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो। मैं नौनिहालों को जो नहीं रहे उनको प्रणाम करता हूं, ईश्वर उनको शांति दे। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक को 11 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। किसान एकता मोर्चा ने 22 से 29 नवंबर तक कई प्रोग्राम तय किए। वहीं किसान महापंचायत कर रहे हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारा पहले भी यही मुतालबा था कि मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 से लेकर 29 तक कार्यक्रम भी अपना तय कर दिया। हम राकेश टिकैत जी से जानते हैं। राकेश जी, 22 से लेकर 29 तक संयुक्त किसान मोर्चा ने एक कार्यक्रम तय कर दिया है, क्या क्या रहने वाला है? 22 तारीख को बड़ी पंचायत लखनऊ में होगी। वो लखीमपुर खीरी कांड को लेकर होगी, धान की खरीद पर होगी, गन्ने के इशू पर होगी। जो भी इशू उत्तर प्रदेश के हैं उस पर वो बातचीत उसमें होगी, वहां पर मीटिंग होगी। और अगर उनकी दिल्ली में बात नहीं चल रही तो इसी पार्टी में वे हैं क्यों, उसको छोड़कर बाहर आओ। पहली पंचायत मुजफ्फरनगर में देखेगी, बहुत ही ऐतिहासिक थी। इस बार लखनऊ में कितनी अपार संख्या में किसान एकत्रित होने वाले हैं और सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दे क्या रहेंगे? लखीमपुर खीरी का कांड का इशू रहेगा, धान का इशू रहेगा, खरीद का, बिजली का इशू रहेगा, ये सारे इशू रहेंगे। वहां पे गन्ना भुगतान का रहेगा, ये रहेगा। अच्छा राकेश जी, 29 नवंबर को किसान संसद की ओर कूच करेगा। कितने किसान वहां पर पहुंचेंगे और कितनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां एक बार फिर से जाएंगी? 500 आदमी रहेंगे एक बॉर्डर से और 2 बॉर्डर से लोग जाएंगे। अनुमति को लेकर क्या कहना है? अनुमति क्या दिल्ली कहाँ जरूरत है? अब तो रास्ते खुल गए। क्या दिल्ली में जो लोग आ रहे हैं वे सब अनुमति ले रहे हैं? अनुमति जब लेने की जरूरत पड़ती है जब रास्ते बंद हो।
दिल्ली पुलिस ने 2 बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाई है, अगर 7 दिसंबर से पहले किसी अन्य और बॉर्डर से भी बैरिकेडिंग हटा दी जाए तो क्या वहां से भी किसान वहां से भी पहुंचेंगे? जाएंगे, फिर वहां से भी जाएंगे। कहीं ना कहीं माने कि जिस तरीके से पंचायत होने वाली है तो एक बार किसान आंदोलन की धार फिर रफ्तार तेज लेने वाली है। आंदोलन के धार तो रफ्तार तेज ले रखी है आंदोलन ने तो। अच्छा, क्या आपकी आखिरी वही बात हम मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या रणनीति रहने वाली बस आखिरी? अरे रणनीति क्या अपना भाई, आंदोलन फिर लंबा चलेगा। कोई एक दिन बड़ी पंचायत नहीं करनी जैसे 26 जनवरी में हमने करी कि 3-4 लाख ट्रैक्टर मंगवा लिए और भीड़ कर लेना। अपना रूटीन में आते रहे, ये आंदोलन कितनी दिन और चलेगा इसका पता नहीं, तो रूटीन में लोग आते रहेंगे। मरकजी वज़रा काउंसिल की आज शाम 4:30 बजे मीटिंग है। चिंतन शिविर की कड़ी की ये 5वीं और आखिरी मीटिंग है। मीटिंग में वज़ीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ऐवान की कार्रवाई को बेहतर ढंग से चलाने और वक्त के बेहतर इस्तेमाल पर प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। इस मीटिंग में राज्यसभा चेयरपर्सन वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला शिरकत करेंगे। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 23 दिसंबर तक जारी रहेगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर दिल्ली में इलाकाई सलामती मुज़ाकरात जारी हैं। इजलास में अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, इंतहा पसंदी के फैलाव से खित्ते को दरपेश चैलेंजेस पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में शरीक विक्टर मखदूमोव का कहना है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों से हल तलाश करना ज़रूरी है। कजाकिस्तान के कौमी सलामती मुशीर करीम मैसीमोव का कहना है कि अफगानिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल अबतर है। इंसानी बहरान का सामना अफगानिस्तान को है, इसलिए इसे मदद फराहम करना ज़रूरी है। ईरान के कौमी सलामती मुशीर अली शमखानी का कहना है कि अफगानिस्तान में माइग्रेशन और रिफ्यूजीज़ का बहरान है। अफगानिस्तान में तमाम मसाइल का हल ऐसी हुकूमत के क़याम में जिसमें सभी की नुमाइंदगी हो। उधर दिल्ली इलाकाई सलामती मुज़ाकरात पर इस्लामिक ममलिकत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह का कहना है कि ममलिकत इस मीटिंग के हवाले से पुरउम्मीद है। तुलो न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ज़बीउल्लाह का कहना दिल्ली कॉन्फ्रेंस से मुस्बत नताइज बरामद होने की उम्मीद जताई है। CAA और NRC कानून के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जबरदस्त झटका लगा। यूपी हुकूमत की जानिब से एहतजाजियों के खिलाफ जारी किए गए रिकवरी नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ने कलादम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रियासत में एक नया कानून नाफिज हो चुका है, इसलिए ये नोटिस मनसूख माने जाने चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने यह हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने मामले की अगली समाअत 22 नवंबर मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम रिकवरी नोटिस को कलादम करार दे दिया है जो योगी हुकूमत ने CAA और NRC मुखालिफ मुजाहिरीन को भेजे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर मुतासरीन ने खुशी का इजहार किया है। अपने बयानों से सुर्खियों में बनी रहने वाली भोपाल की रुकन पार्लियामान साध्वी प्रज्ञा ने अब सुबह के वक्त मसाजिद में माइक से होने वाली अजान पर एतराज जताया है। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि सुबह के वक्त माइक से होने वाली अजान से न सिर्फ नींद खराब होती है, बल्कि सुबह के वक्त माइक से अजान देने वालों को मरीजों का भी ख्याल नहीं होता है। सुबह का वक्त साधु संतों और भक्तों की तपस्या का वक्त होता है, लेकिन ये लोग अपने अमल से दूसरे की साधना में खलल डालने का काम करते हैं। माइक से अजान को लेकर क्या कहती हैं साध्वी प्रज्ञा, आप भी सुनिए। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बज कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी शाम सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में
ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। तो मैं कहती हूं कि किसी में जायज माना जाए ना जायज माना जाए, क्या हमें उसकी चिंता है? बिल्कुल करते हैं, हिंदू तो करता है, क्योंकि हम सर्वपंथ समभाव की भावना रखते हैं। लोग परिभाषा दे दिए कांग्रेस के समय में, सर्वधर्म समभाव। मेरी एक शुद्ध परिभाषा है, कोई और धर्म है ही नहीं। अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ सनातन धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। भोपाल की सांसद रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर अपना बयान देकर यहाँ पर सियासी घमासान मचा दिया है। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि सुबह के वक्त मस्जिद में जो अजान होती है उससे विघ्न पैदा होता है, मरीजों को तकलीफ होती है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है सभी समाजों के लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पहले मेवालाल आपसे जानना चाहिए जो साध्वी का बयान आया है वो उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, साध्वी ने जो बयान दिया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है, क्योंकि एक तरफ तो भोपाल के अंदर तराई मची हुई थी जब कोरोना काल के अंदर, तब साध्वी जी आप गोल थी। आज हमीदिया के अंदर भी इतने बड़े केस हुए लेकिन आपने उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की है, और आप विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो हो। भोपाल के अंदर आपने कोई विकास नहीं किया। आप हमेशा इस प्रकार के ऐसे आड़े टेढ़े बयान देते हैं जिसमें भोपाल की गंगा जमुना तहजीब को खराब करने का माहौल बनाती हैं आप। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ना तो अजान से किसी को कोई विघन पैदा होता, ना तो मंदिर की पूजा से कोई विघन पैदा होता, ना तो साधु के संग से किसी को विघन पैदा होती है। अगर विघन पैदा होती है तो आपके जो ऊंचे नीचे जो आप ठंड बयान देती हैं जिससे लोगों का दिमाग खराब होता है। मेरा साध्वी जी आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार के ऊट पटांग बयान देना बंद करें, और अगर आपको ध्यान देना है तो भोपाल के विकास पर ध्यान दें, भोपाल के डेवलपमेंट पर ध्यान दें, और भोपाल के माहौल को खराब करने का काम ना करें। भोपाल के माहौल को खराब करने, भोपाल जो है हमें देखते हैं कि नवाबों का शहर, और यहाँ पर नवाब जो मुसलमान होते थे लेकिन उनके जो है प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू हुआ करते थे। और उस भोपाल में अब इस तरह की बात होने लगी है कि मंदिर के शंख जो मस्जिद से अजान से तो किसी को विघ्न पैदा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बात तो ये है कि अजान से लोगों को सुकून मिलता है, उससे विघ्न पैदा नहीं होता। जैसा कि हमारे यहाँ एक मशहूर एक्टर अदाकारा हैं प्रियंका चोपड़ा जी, जब वो भोपाल आई थी तो बाकायदा वो शाम के वक्त में अजान का जब वक्त होता था छत के ऊपर जाकर बैठती थी और अजानों को बहुत गौर से सुनकर वो ये कहती हैं कि इससे बड़ा सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस अजान से लोगों को सुकून हासिल हो, आप उसको विघ्न बताकर जो है वो सिर्फ एक नफ़रत का माहौल पैदा कर सकती हैं। लेकिन हमारे भोपाल की नींव इतनी कमज़ोर नहीं है कि आप जैसे लोगों के भड़काने से लोग भड़कें, बल्कि यहाँ की गंगा जमुना तहजीब बहुत मजबूत है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत है। इंशाअल्लाह हमारे भाईचारे को आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। भाईचारा ख़त्म नहीं होगा तो इस तरह के बयान देकर कहना क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तरफ जो है सांसद जो होता है वो किसी भी एक धर्म का नहीं होता है, वो सभी मजहब और सभी के लिए बनाया जाता है, और ऐसे ही हमारी सांसद महोदय को हम लोगों ने चुना है। तो देखिए, उनको विकास के कार्यों की बात करना चाहिए। उनके पास विकास के नाम पर कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है इतने बड़े टाइम गुजरने के बाद भी। तो वो एक तरफ जो है इस तरह की बातें करके आवाम को गुमराह कर रही हैं। किसी भी अजान धार्मिक जगहों से आवाज़ आने वाली से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, चाहे वो मस्जिद से आए या मंदिर से आए या गुरुद्वारे से आए। ये सभी के लिए ये आवाज़ें जो हैं बाई से बरकत होती हैं, और इन आवाज़ों को मुद्दा बनाकर जो है कौम को गुमराह किया जा रहा है। तो हमारा निवेदन है कि सांसद महोदय से कि विकास के ऊपर बात की जाए, ना कि इस तरह की गुमराही की बात की जाए। भारत की बात करें तो भारत एक दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ाहिब के मानने वाले, सबसे ज़्यादा धर्मों के मानने वाले, सबसे ज़्यादा ज़बान के बोलने वाले यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर इसलिए कसीरुल लिसान कसीरुल अदियान मुल्क को कहा जाता है। और ख़ास बात यह है कि चाहे मंदिर के जो है कि अगर हम शंख बजे, चाहे घंटे बजे, या मस्जिद से अजान हो, या चर्च की बात करें, या तमाम जगहों पर अगर ईश्वर का, अल्लाह का नाम लिया जाता है तो वहाँ पर इसलिए लिया जाता है ताकि लोग जो है रूहानी सुकून को महसूस कर सकें। और इस तरह के बयान अगर होते हैं तो समाजी तंजीमें इसकी निंदा करती हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। कांग्रेस लीडर आरिफ मसूद ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर गैर संजीदा बात कर रही हैं, जबकि पीएम मोदी कहते हैं कि वो 130 करोड़ के वजीर आजम हैं। सांसद को ये सोचना चाहिए वो भोपाल की चुनी हुई प्रतिनिधि है, और प्रधानमंत्री जी का बयान अक्सर ये रहता है कि मैं पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ वासियों का प्रधानमंत्री हूँ। बिल्कुल ठीक है,
तो प्रधानमंत्री पद पर सबके ही होता है, तो लोकसभा के उस मेंबर को भी इस चीज़ का गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि वो भोपाल से चुनी हुई है और कभी भी किसी धर्म की आवाज़ किसी दूसरे धर्म को तकलीफ नहीं पहुंचाती, क्योंकि सभी धर्मों की आवाज़ उस आसमान वाले को याद करने के लिए, वो तो खुद संत हैं, बहुत अच्छे से जानती है कि आसमान वाले को याद करना है, अपने अपने ढंग से याद कर रहे हैं और ना किसी को हमको किसी से तकलीफ है ना हमारे से किसी को तकलीफ होना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस तहवील में नौजवान की मुबैना मौत पर बवाल हो रहा है। खातून को भगाने के इल्जाम में पुलिस अल्ताफ को पूछताछ करने के लिए सदर थाने लाई थी। 8 नवंबर को अल्ताफ को पुलिस थाने लाया गया था। अल्ताफ के वालिद ने पुलिस पर कत्ल का इल्जाम लगाया। अल्ताफ के वालिद का इल्जाम है कि जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें थाने न आने को कहा गया, जबकि पुलिस का दावा है कि लॉकअप के वॉशरूम में अल्ताफ ने फांसी ले ली है। इसके लिए उसने हुड वाली जैकेट का इस्तेमाल किया। उधर इस मामले में सोशल मीडिया पर सलमान 1900 ने पुलिस के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पुलिस की दलील कितनी काबिल भरोसा है, अगर खानदान जांच का मुतालबा करता है तो जांच कौन करेगा, पुलिस की पुलिसिंग कौन करेगा, इंसाफ कैसे मिलेगा। कोतवाली कासगंज में एक 366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जिका वायरस से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से खिताब करते हुए हालात काबू में हैं, वायरस से मुतासरा अफराद को आइसोलेशन में रखने और एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुतल्लिका महकमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। मित्रों, कानपुर में जीका वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले 1 महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला ब्रांड अमूल भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने मुल्क और बैरून मुल्क मुकम्मल कामयाबी के साथ वक्तन फवक्तन अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने एक मुनफरद अंदाज में अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरद और दिलचस्प अंदाज में आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं अमूल की एक अनमोल कहानी। अमूल ने हर उस पड़ाव पर अपनी पुख्ता मौजूदगी दर्ज कराई जहां भारत ने कोई इतिहास रचा। भारत में 1 जुलाई 2017 से एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी लागू किया गया। अमूल ने 2017 के विज्ञापन में अपने डाइजेस्टिव होने का संदेश कुछ इस तरह लिखा, इजी टू डाइजेस्ट। जीएसटी का फुल फॉर्म भी लिखा गया, गुड
सर्विस एट टेबल।